ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो फर्स्ट पेपर की आपकी 9 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। लास्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन ये आपके सिलेबस में डालने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो यही दिमाग में आपके रहना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक स्कूलिंग होती है, शिक्षा है, वो सभी की सेम होती है बच्चों की। जो डिफरेंस आता है वो हायर एजुकेशन में आता है। अपनी अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि क्या क्या, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोप है, या फिर जो भी अभी तक हिस्ट्री रही है एजुकेशन की, कि दो हम टाइम में देखेंगे इसकी। एक देखेंगे आज़ादी से पहले का, और एक देखेंगे आज़ादी के बाद का। पहले क्या सिस्टम चलता था, और उसके आज़ादी मिलने के बाद क्या उसमें सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए। तो काफ़ी आसान ये यूनिट है, लेकिन जरूरी है। बहुत ही बेसिक यूनिट है सारा, सब कुछ आसान रहेगा इसमें। थोड़ा सा याद करने का पोर्शन इसमें ज्यादा रहेगा। वो ऑब्वियस है कि समझ के ही याद करना है आपको, रट्टा किसी चीज को मारना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर समझ ली, आपके परिवार में भी जो छोटे बच्चे हैं, आपके रिलेटिव्स के, तो जो आप एमए आपने कर ली होगी, या फिर एमएससी किसी ने, या फिर कुछ का पीएचडी में एडमिशन हो गया होगा, तो वो पूछते होंगे कि हम बच्चों को क्या करवाएं। तो आपको सारा इसका हिस्ट्री का सब कुछ पता होना चाहिए इसका। ठीक है, तो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये स्वामी विवेकानंद ने बोला है ये, कि जो शिक्षा है, कि जो मनुष्य है उसमें पहले से जो प्रेजेंट है, उसकी परफेक्शन, उसी का क्या है ये, एक तरह से रिफ्लेक्शन है, मतलब उसका अभिव्यक्ति है कि उसको कैसे वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, स्वामी विवेकानंद ने ये बोला था। तो इसमें हम देखेंगे हायर एजुकेशन क्या है, और इसमें बैचलर मास्टर डॉक्टरेट आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसमें भी काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो हम आगे अलग अलग इनको करेंगे। एक ही स्लाइड में ये, एक ही पिक्चर में ये क्लियर किया गया है। ठीक है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या आ जाएगा, ये 2 साल की होती है। लोअर सेकेंडरी जैसे टेंथ आ जाएगी, नाइन्थ और टेंथ इसमें आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो डेफिनेशन क्या है हायर एजुकेशन की, किसको पता है हायर एजुकेशन क्या होता है? इसमें दो डेफिनेशन मेनली बनती हैं। पहली बनेगी कि जैसे मान लिया कोई 10 साल तक, यानी कि किसी ने 10वीं कर ली है क्लास में, और उसके बाद वो 3 साल और पढ़ाई कर ले उसके बाद में, तो वो हायर हायर एजुकेशन में वो आ जाएगा। ये तो लिया गया है आयु के अकॉर्डिंग। एक दूसरा है कि 12 वर्ष तक स्कूल में शिक्षा लेने के बाद अगर कम से कम वो 9 महीने आगे कंटिन्यू अपनी स्टडी रखता है, कुछ डिप्लोमा या फिर जो भी करता है वो, तो वो भी क्या मान किस में आता है, हायर एजुकेशन में आएगा। तो ये दो कंसेप्ट इसमें उच्च शिक्षा में आ जाते हैं, कि 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के बाद कम से कम 9 महीने प्राप्त शिक्षा। अगर 12 साल का है तो 9 महीने, और 10 साल का है तो कम से कम 3 वर्ष। 3 साल उसको उसके आगे कंटिन्यू अपनी स्टडी करनी है, चाहे वो पीएचडी करे, एमफिल करे, कोई स्नातक करे, या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स करे। ठीक है, क्योंकि 10th+2 के बाद तो डिप्लोमा कोर्स ही पॉसिबल होते हैं। तो अगर ये कर लेते हैं तो उसको हम हायर एजुकेशन में कंसिडर करते हैं, उच्च शिक्षा में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है आपका, कि 10 साल के बाद कितने
कितने टाइम तक अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उच्च शिक्षा में गिने जाएंगे। तो 3 वर्ष तक, और अगर 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा ले ली है तो उसके बाद कितना टाइम आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स करेंगे तो 9 महीने का करेंगे। अब इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, हायर एजुकेशन की। सब आपने हायर एजुकेशन कर ली है कंप्लीट सभी ने, तो क्या क्या आपको इंपॉर्टेंस लगी है अपनी, कोई एक अपने विचार बताए जल्दी से, कि क्या आपने समझा है कि किसी ने अगर 10th कर रखी है और आपने बीए, बीएससी, एमए, एमएससी की है, तो क्या डिफरेंस आ जाता है उस चीज में। हाँ जी केशव। हायर एजुकेशन ये फर्क होता है कि हमें प्रॉपर सब्जेक्ट मतलब हमारी एक फील्ड से रिलेटेड ही फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसे हम तो मास्टर वगैरह करेंगे तो हम्म, जैसे हम योग से कर रहे हैं तो फिर हम योग से रिलेटेड होगी हायर एजुकेशन। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है। और अगर दो लोग आपके घर पे आए, एक है मान लिया 10th पास और एक ने कर रखी है पीएचडी, तो आप किससे रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। जो एक जनरल कंसेप्ट होता है कि जिसने पीएचडी कर रखी है उससे आप थोड़ा सा सोच विचार के, थोड़ा सा अपने शब्दों को देख के बात करेंगे, वो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस में चला जाता है। यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी कि सोशली एक क्या बनाती है ये, वैल्यू बनाती है। समाज में एक वैल्यू बनती है इससे। जितनी ज्यादा डिग्री बड़ी होगी उतना ज्यादा अच्छी जॉब मिलती है, यानी कि फाइनेंशियल फायदा भी इसमें होता है, इकोनॉमिकल। और कल्चर्स का ज्यादा पता लगता है कि जितनी ज्यादा आप एक चीज के बारे में, मान लिया आप योग के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो योग के बारे में आपको जब बीए में थे तो थोड़ा सा कम पता था, एमए करने के बाद थोड़ा सा और ज्यादा पता हो गया, और जब पीएचडी करेंगे तो आप बिल्कुल उसकी रिसर्च में चले जाएंगे। तो यानी कि उस सब्जेक्ट की, किसी एक सब्जेक्ट की आप डीप नॉलेज लेते हैं। तो जब किसी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज आप ले लेते हैं तो उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं जो जो भी कल्चर्स हैं तो सबका आपको पता चल जाता है। ठीक है। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंस में पॉइंट आ जाएंगे कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर विचार करने का अवसर आपको मिलता है। ठीक है। और किसी ने 10th पास कर रखी हो तो उसको इसमें बोलने भी नहीं दिया जाएगा, या फिर वो अपने बोलने का अवसर भी उसको मिल जाएगा तो उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे, अगर इन टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पर उसको बोलने के लिए 2 मिनट का समय दे दिया जाए तो। लेकिन आपकी फील्ड, या फिर आप एक मान लिया जो पीएचडी स्कॉलर जब हो जाएंगे तो उससे आप, सब लोग भी आपके आपसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे कि आप एक लेवल पे पहुंच गए हैं, और आप जब भी बोलना शुरू करेंगे तो आपको बैठ के सुनेंगे वो। ठीक है, बीच में कोई रोक रोक नहीं पाएगा। ठीक है, वो एक मोरल प्रेशर सब पर पड़ता है। तो विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा, किसी एक सब्जेक्ट के बारे में आप इतने साल पढ़ाई करते हैं तो उस सब्जेक्ट का विशेष ज्ञान आपको हो जाएगा, और स्किल्स उस सब्जेक्ट की डेवलप हो जाएंगी। कौशल के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान भी आप दे पाएंगे, यानी कि समाज का कुछ कुछ न कुछ फायदा करेंगे। जनसांख्यिकीय लाभ के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग। इसका क्या मतलब है कि जनसांख्यिकी मतलब जो भी डेमोग्राफिक इसकी इंपॉर्टेंस है, कि जैसे पॉपुलेशन कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको क्या नीड्स हैं, तो उसी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे मान लिया आपके पास लोग भी आते होंगे, अलग अलग टाइप के लोग आते होंगे, कोई हेल्दी होगा, कोई किसी को डाइजेस्टिव इश्यू होंगे, किसी को कार्डियोवैस्कुलर इश्यू होंगे। तो यानी कि आप एक उसके पर्टिकुलर, उसके लिए एक अलग से योगा प्रोटोकॉल बनाते हो योगाभ्यास के लिए। ठीक है। तो यानी कि हर एक चीज को समझ के आप उसी के अकॉर्डिंग उसका पर्सनलाइज्ड जो है एक बनाते हो रूटीन, कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, लोगों को भी फायदा होता है कि अगर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो उनके पास ऑप्शंस ज्यादा हो जाएंगे, कि और ऑप्शंस ज्यादा होंगे, या फिर ऐसे ही मान सकते हो कि जब या तो एक बड़ा शहर है उसमें एक ही योगा कराने वाला है, एक उसी बड़े शहर में 100 लोग योगा करवाने वाले हैं, तो 100 लोग एक जगह पे तो करवाएंगे नहीं, तो उस पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है। और जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं तो उनका अच्छे से इस्तेमाल, इष्टतम उपयोग हो पाएगा।
शिक्षा प्रणाली के लिए शिक्षक तैयार करता है, ठीक है। क्योंकि आप 10th में या फिर +2 में हैं, तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आगे पढ़ाई करें, ठीक है। या फिर ओम पूनम ओम सुभाष, कोई भी ये नहीं बोलेगा आपको कि आप 10th में हैं या फिर +2 में हैं कि आप 10वीं या 12वीं के स्टूडेंट का आप ट्यूशन ले लो, उनको कुछ सिखा दो, कि कोई भी नहीं करेगा। चाहे आपने पीएचडी किसी भी सब्जेक्ट से की है, फिर भी आसपास के लोग आपके पास आएंगे कि हमारे लड़के को भी पढ़ा दो या फिर हमारे लड़के को भी कुछ सिखा दो, ठीक है। तो एक शिक्षक शिक्षक तैयार करता है, आपको शिक्षण का अवसर प्रदान करेगी हायर एजुकेशन। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो दोनों लैंग्वेज में है ये, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ लेना अपना। अब आता है हमारा इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम, कि जो भारत में जो उच्च शिक्षा तंत्र है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं या फिर क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो पहली चीज तो ग्लोबली सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का ही है, ठीक है। लेकिन तीसरे नंबर पर है अमेरिका और चीन के बाद, ठीक। तीसरे नंबर पर हमारी सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम आता है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा शामिल है इसमें, कि इसमें अलग अलग टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाती है और वोकेशनल भी, कि जिससे आप स्किल्स भी सीख सकते हैं कोई ना कोई, और अपनी धन उपार्जन के लिए भी आगे पढ़ाई कर सकते हैं, या और साथ के साथ जो इंडिया की जीडीपी है उसमें तो कंट्रीब्यूट करेंगे ही, ठीक है। एक आता है फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। तो इसमें तीन चीजें आती हैं। फॉर्मल किसको बोलेंगे? हाँ जी केशव। जो स्कूलों में दी जाती है, विश्वविद्यालयों में जो दी जाती है। हाँ ठीक है, पर मतलब बोलेंगे क्यों उसको फॉर्मल क्यों बोला, इनफॉर्मल क्यों नहीं बोला? क्योंकि सर वो एक पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई जाती है, उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है। ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ जी ज्योति, आप इससे अलग कुछ बताना चाहते हैं? मतलब एक रूल के अकॉर्डिंग पूरा चलना। हाँ, रूल के अकॉर्डिंग कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कि पहले प्राइमरी एजुकेशन होगी, प्राथमिक शिक्षा होगी, फिर माध्यमिक आएगी और फिर तीसरे लेवल पर वो पहुंच जाएगा। हाँ जी सुभाष। जी सर, यही कहना जी। ठीक ठीक है। कि हायर एजुकेशन के साथ मतलब जो भी आपने पढ़ाई की, अगर उससे आप कुछ व्यवसायिक व्यवसायिक अपना स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो औपचारिक शिक्षा में, फॉर्मल एजुकेशन में वो आती है, ठीक है। अब इसके अलग अलग लेवल्स हैं हायर एजुकेशन के। तो वो लेवल्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले करेंगे बैचलर डिग्री, यूजी, अंडर ग्रेजुएट आप कहलाएंगे। तो 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ये आप सभी डिग्री करके आए हैं, तो ये आपको पता ही है, ठीक है। इंजीनियरिंग चिकित्सा जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। चिकित्सा में जैसे मान लिया स्टैंडर्ड टाइम जो है 4.5 साल का है, जो भी एक डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियरिंग में जो बीटेक होती है वो 4 साल की होती है, ठीक है। इन दो के अलावा सभी का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का। स्नातक यूजी में आ जाएगी, ठीक है। फिर आ जाएगी यूजी करने के बाद 2 वर्ष की आप पीजी करते हैं। ये सब में सेम है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल लाइन हो, या फिर कोई और लाइन हो, सब में 2 वर्ष का ही कार्यकाल इसका, मतलब 2 वर्ष की अवधि इसमें रहती है। स्नातकोत्तर, यानी कि स्नातक करने के उत्तर बाद में जो आप डिग्री लेते हैं उसको मास्टर डिग्री बोलते हैं। फिर शोध, जैसे कि आप अभी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप पीएचडी किस में आती है? शोध में आती है, रिसर्च में आती है, ठीक है। तो पीएचडी हो गई, फेलोशिप या फिर पोस्ट डॉक्टरेट, ये सारे किस में आ जाएंगे? पीजी के बाद करने वाले। और इनसे अलग एक और आता है डिप्लोमा, ये आप +2 के बाद भी कर सकते हो, 10th के बाद भी कुछ होते हैं डिप्लोमा, ठीक है। और कुछ यूजी के बाद हो सकते हैं, कुछ पीजी के बाद हो सकते हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। तो पहला है चार्टेड अकाउंटेंसी, फिर पीजी डीबीए और पीजी डीसीए। सुना है कभी पीजी डीबीए?
क्या होता है ये? हाँ जी पूनम। आचार्य जी, एक का पता है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन। और बीए का मतलब होता है बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है। तो ये दोनों लिख लेना। पूछ सकते हैं, आसान क्वेश्चन बनता है लेकिन ये पूछा जा सकता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। और सीए का मतलब पूनम ने बता ही दिया। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेना ये। अब आता है सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन कौन सी होगी? जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन कौन सी होगी? जो हमारी सबकी कॉमन होती है, जैसे प्राइमरी स्कूल्स हैं। ठीक है। आप सभी मुझे ये बताएंगे कि आइडियल एज क्या होती है शिक्षा बच्चे की शुरुआत करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। और आजकल कितनी एज में भेज देते हैं हम? हाँ जी ज्योति। सिर्फ वैसे 5 साल होती है, लेकिन आजकल तो 3 साल में ही भेज देते हैं बच्चों को, 2.5 साल 3 साल में ही। हाँ जी। ठीक है, तो क्या ये सही है या फिर समय के अकॉर्डिंग पीछे रह जाएंगे बच्चे, और ठीक है ये कंसेप्ट? ये सही नहीं है सर। मतलब वैसे मैंने अपनी बेटी को 5 साल में ही भेजा था। वो अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी जो क्लास के बच्चों से 1 साल बड़ी है। हाँ। लेकिन ये सही नहीं है, मतलब मुझे नहीं सही लगता ये। ठीक है, इसका बल्कि रीजन मैं अगर लास्ट में हमारे पूछूंगा कि 5 साल वो क्यों डिसाइड की गई। ठीक है, इसका रीजन हम क्लास के लास्ट में पूछेंगे आपसे। तो सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, ये क्या क्या है? माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान, मानविकी, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान, व्यवसायिक धाराओं का परिचय आपको दिया जाता है। इतिहास, राष्ट्रीय दृष्टिकोण, संवैधानिक कर्तव्यों, अधिकारों पर ध्यान दिया जाता है इसमें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रबंधित होती है, मतलब जैसे कि हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई, अब भारतीय शिक्षा बोर्ड आ गया है, तो ये किसी न किसी बोर्ड के माध्यम से की जाएंगी। प्राथमिक शिक्षा ये बाल केंद्रित होती है, यानी कि बच्चों के लिए होंगी, और 14 वर्ष की आयु तक ये होती हैं। मतलब 14 वर्ष से ऊपर का कोई बच्चा है तो उसको प्राइमरी स्कूल में जनरली नहीं लिया जाता है। तो ये आपके सेकेंडरी एजुकेशन है और प्राइमरी एजुकेशन है। ठीक है, ये एक चार्ट भी है, इसमें आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेना तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा पहले, लेकिन ये कंसेप्ट जो है आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है। जो हमारा मेन है कि ये आपका अभी जो आज़ादी से पहले का एजुकेशन सिस्टम था उसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? तो उसमें सबसे कॉमन या फिर एक ही चीज आपकी आती है, वैदिक शिक्षा, वैदिक एजुकेशन। तो वैदिक शिक्षा कैसे चलती थी, क्या उसकी प्रणालियां थी, किस मोड से वो चलती थी? जैसे कि अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं। उस टाइम पे क्या था? ऑनलाइन मोड नहीं था, तो वो ऑफलाइन, यानी कि आपको फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, शिक्षक को भी और छात्र को भी। तो ये वैदिक शिक्षा का आपका एसेंस एंड स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। वैदिक शिक्षा मृत्यु से अमरता की जो भी एक यात्रा है उसके बारे में आपको ज्ञान देती है। अराजकता से आध्यात्मिक आनंद की एक यात्रा है ये। मतलब कि जो भी क्या है इसमें, जो भी हम अपनी दुनियादारी में लगे रहते हैं, बेफिजूल के काम करते रहते हैं, और ये जीवन चक्र जो है ये चलता रहता है। ऐसे ही पैदा होते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं। ठीक है। फिर अगला जन्म जब लेते हैं तो जहाँ पर खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। कुछ भी हम अपने जीवन से नहीं सीखते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जो वास्तविक उद्देश्य है। ठीक है। तो उसके बारे में हमें किसी को नहीं पता है, तो ये चक्र जो है चलता रहता है। तो वैदिक शिक्षा जो थी यही नॉलेज देती थी कि आपको जो मृत्यु का ये चक्र है, बार बार आप जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, तो उस चक्कर से बाहर निकालने का ये एक बढ़िया सिस्टम था। मतलब बहुत अच्छे तरीके से वहां पर पढ़ाई की जाती थी, यही उनको समझाया जाता था कि आपको पढ़ना क्या है और किस लिए पढ़ना है। अराजकता मतलब जो भी एक मान सकते हो अधर्म की जो बातें थी, तो उसके उससे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है शिक्षा, वैदिक शिक्षा।
दो प्रणालियां इसमें आती हैं। वैदिक, जिसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, पुराण और तर्क शास्त्र की हम बात करते हैं। और एक आता है बौद्धिक शिक्षा, बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग जो शिक्षा चलती है। माध्यम क्या था इसका? अभी जो हमारा माध्यम है क्या है? एक तो है, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑनलाइन माध्यम है। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी में और इंग्लिश में। लेकिन जो वैदिक शिक्षा थी वो किस में पढ़ाई जाती थी? संस्कृत। संस्कृत उसकी भाषा होती थी। वेदांग, यज्ञ, उच्चारण, व्याकरण और ज्योतिषी का समर्थन ये वैदिक शिक्षा करती है। ठीक है। तो ये आपका वैदिक एजुकेशन का थोड़ा सा है। इसमें भी कई सारी हैं स्टेजेस कि कैसे कोई भी शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है। तो पहले जैसे अभी आपको नोट्स मिल जाते हैं पीडीएफ के, अगर फिजिकल क्लास होती तो जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता उसके आप अपनी बुक नोटबुक में नोट्स बना लेते। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि पहले जो भी गुरु होते थे, ऋषि, वो उपदेश देते थे और वही उसको सुन सुन के ही जो छात्र थे, जो भी शिष्य थे, उनको याद कर लेते थे। उनकी बुद्धि इतनी प्रवीण होती थी कि उनको सुनने से चीजें समझ में आ जाती थी। लिखने की जरूरत उनको ना, नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती थी और ना किसी और चीज की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आजकल क्या है, ऐसा नहीं है कि जो आजकल बच्चे पैदा होते हैं या फिर आप में से जो भी हैं वो सुन के याद नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन जो वहां पर एनवायरनमेंट उनको दिया जाता था शिष्यों को, किसी भी एक गुरुकुल में, अगर वो एनवायरनमेंट मिले तब आप उस तरीके से सीख सकते हैं। अगर वो एनवायरनमेंट नहीं है तो आप उनसे कंपेयर खुद को नहीं कर सकते कि हम तो 10 बार पढ़ लेते हैं, पीडीएफ भी पढ़ लेते हैं 10 बार, फिर नोट्स भी बना लेते हैं अपने शॉर्ट्स में, फिर भी याद नहीं रहती हैं चीजें। वो कैसे एक बार में सुन के याद कर लेते थे? ठीक है। क्योंकि उनको और कोई काम नहीं होता था। और कोई काम नहीं होता था इन द सेंस कि ना उनके पास मोबाइल फोन था। ठीक है। और जो प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन उनको दी जाती थी। जो वो दिन भर में सुनते थे वही उनको प्रैक्टिकली पूरे दिन भर में करना भी होता था। तो वो ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाती थी। अब आपको आईसीटी मैंने करवा लिया, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मैंने करवा लिया। ठीक है तो ये भी प्रैक्टिकल। लेकिन आज के टाइम पे आप उनको प्रैक्टिकली उनका कुछ समाधान कर नहीं सकते अपने बेस पे। ठीक है। तो प्रैक्टिकली वो चीज हम करके नहीं देखते हैं जो हमने क्लास में सीखी है, तो वो चीज याद भी कम रहती है। ठीक है। और समझ में भी थोड़ा सा कम आती है। जब हम उस चीज को करके देख लें तो पूरा प्रोसेस भी क्लियर हो जाए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस वहां पर आ जाता है। तो जो वैदिक काल था या फिर वैदिक शिक्षा थी उसमें जो ज्ञान था वो मौखिक रूप से क्या है, हस्तांतरित होता था। मतलब गुरु से शिष्य के पास जाता था। तो इसमें 3 स्टेजेस जो है मेनली आती हैं। पहला है श्रवण, यानी कि सुनना। जो भी गुरु हैं वो श्रुति गान करते थे और शिष्य उनको सुनते थे। फिर मनन करते थे, वो जो भी पाठ उनको सिखाया जाता था या फिर सुनाया जाता था उसका विश्लेषण करते थे, वो पूरी तरह से एनालिसिस उसका करते थे और आत्मसात वो कर लेते थे। यानी कि एसिमिलेट, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में किया था, एसिमिलेशन प्रोसेस। ठीक है। तो उसी को अपने डीप इंसाइट में उसको आत्मसात कर लेते थे मनन के प्रोसेस से। फिर है निधि ध्यासन, सत्य को जीवन में लागू करना। जो उन्होंने सीखा है वो लागू भी करते थे। अब मैंने आपको सिखा तो दिया पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कि रूम हीटर से और जो भी खड़ा होकर खाना बनाते हैं उससे नुकसान होता है हेल्थ को, हेल्थ इश्यूज आते हैं बार बार। तो लेकिन वो प्रैक्टिकली इम्प्लाई आप शायद ना कर पाए। ठीक है। कुछ हो सकता है जिनके लिए पॉसिबल हो वो कर भी लें, लेकिन 99.9% आप में से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे वो प्रैक्टिकली इम्प्लाई अपने ऊपर। ठीक है। तो लेकिन वहां पर क्या था, वो प्रैक्टिकली उस चीज को अपने जीवन में लागू भी कर लेते थे। जो उन्होंने सीखा है, मान लिया उसने सीख लिया अहिंसा ही धर्म है, तो वो उस चीज को अपने जीवन में भी लागू करते थे। चाहे उनके साथ कोई भी लड़ने झगड़ने के लिए पहुंच जाए, वो अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते थे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता था। तो ये शिक्षण की विधियां हैं इसमें कि मौखिक और चिंतन, सुन लिया और उसका चिंतन किया। जितना आप चिंतन करेंगे किसी चीज के बारे में उतना उस चीज का नॉलेज आपको होता जाएगा, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर ही है। ठीक है। और जब किसी चीज को आप सोचना शुरू करते हैं, कि जैसे मान लिया जो भी आपने, अगर किसी ने नॉवेल्स को ही पढ़ा हो, ठीक है,
या फिर स्टोरी की बुक कोई पढ़ के देखी हो, तो जिसने वो स्टोरी की बुक लिखी है या फिर जिसने वो नॉवल लिखा है, तो उसने कहीं से पढ़ा नहीं है उसे। ठीक है, बस उसने क्या किया, जो भी उसने आसपास चीजों से सुना, सुन के क्या किया, फिर उसका अकेले में बैठ के चिंतन किया। जो भी ये धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं सारे के सारे, जितने भी आपने अभी तक पेपर सेकंड में पढ़ाई की है या फिर अभी चल रहे हैं, वेद उपनिषद, इनका क्या हुआ है कि जो भी उनके गुरु ने सूत्र रूप में, कोई मौखिक रूप से कोई उनको ज्ञान दे दिया, उन्होंने अकेले में बैठ के उसका चिंतन किया, उसको क्या किया, ध्यान लगा के उसके बारे में सोचते रहे, विचार करते रहे अकेले में। ठीक है, तब उन्होंने वो ग्रंथ लिखे। ऐसे नहीं कुछ भी उनके मन में आया या फिर उन्होंने कहीं से पढ़ पढ़ के वो सारी चीजें ग्रंथों में लिख दी हैं। ठीक है, उन्होंने चिंतन किया उस चीज का, तो उनके अंदर से वो चीजें निकल के आई। आप चिंतन करेंगे तो आपके अंदर से भी निकल के आएंगी चीजें। ठीक है, तो ये स्टेजेस ऑफ लर्निंग है। अब गोल क्या है इसका, जो वैदिक शिक्षा था इसका गोल क्या था, ये तो आप पढ़ के आए हैं अभी, वेद आपने पढ़ लिए होंगे सारे, या फिर जो आपके सिलेबस में होगा जितना पार्ट उतना तो दिख किया ही होगा उनका। तो गोल क्या है वेदों का, उपनिषदों का, या फिर जो भी आपने चीजें की हैं अभी तक, जिस चीजें को अठ प्रदीपिका की है आपने, तो इनका गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों आपने पढ़े हैं ये? हाँ जी ज्योति। आत्म संयम करना। आत्म संयम करना। ठीक है, यही इसका मेन गोल है। हाँ जी केशव, इससे अलग कुछ बताना चाहते हैं? हाँ सर, मतलब ये चीज होती है कि मतलब विद्यार्थी के जीवन में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, मैंने आपको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट करवाई है, गवर्नमेंट ने, जो भी यूजीसी है उसने आपके सिलेबस में वो चीज़ रखी है। उसने ये बताया है आपको कि ऐसे ऐसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये इसके कारण हैं। तो ये क्यों रखी गई है सिलेबस में? हाँ जी केशव। ये इसलिए रखी है क्योंकि सर इतनी बेसिक जानकारी मतलब समाज के हर व्यक्ति को होनी जरूरी है कि नहीं किस ठीक चीज है, से नुकसान है। जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन उस जानकारी का करेंगे क्या? क्योंकि सर हम शिक्षक बनेंगे तो सर हमारा काम बच्चों को बताना होगा, तो मतलब ये चीजें अगर हमें ही नहीं पता होंगी तो हम कैसे आगे की तरफ मतलब इनको ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, वो तो एक हो गया पार्ट कि आपको उस चीज का पता लग गया तो आप किसी और को बता दें, लेकिन मेन उद्देश्य क्या है उसका? मेन उद्देश्य है कि जो भी चीजें आपके आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं चीजें, उनको आप उसकी रक्षा कर सकें। अगर आपको कारण पता लग जाए कि जैसे मान लिया आपके घर वाले भी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो वो कोई आप गलत कोई काम कर लेते हैं, तो वो आपको समझाते हैं बैठा के कि नहीं ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो उनका उद्देश्य क्या होता है, गोल क्या होता है उनका, ताकि आप उस चीज को करना बंद कर दें जो आप गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही इन सारी चीजों का उद्देश्य है। जो आप सेकंड पेपर के सिलेबस की बात करें या फिर फर्स्ट पेपर की बात करें, तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मेन गोल ये है कि आप उसकी, जो भी आपको ज्ञान मिल गया है, ठीक है, और वो अगर वास्तव में आपको लगता है कि वो चीज़ें ठीक है, कि ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं है वो चीज़ें, तो वो आप प्रैक्टिकली उनको अप्लाई कर सको, और जो चीज़ धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, चाहे संस्कृति की बात करें या फिर नैतिक मूल्यों की बात करें, तो उनकी आप रक्षा कर सकें। ये मेन गोल होता है इसका। ठीक है, तो लक्ष्य इसका हो गया आत्म साक्षात्कार, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के बारे में पता चल जाए आपको, और जो भी संस्कृति है उसका संरक्षण आप कर पाए, और ऐसे मतलब कैरेक्टर का डेवलपमेंट करना कि जो उस संस्कृति की संरक्षा में पार्टिसिपेट कर सके या फिर उसमें लीड कर सके सामने से। ठीक है, तो ये इसका गोल होता है। अब नॉलेज स्ट्रीम यानी कि ज्ञान की धाराएं, तो ये कौन सी हैं? तो दो धाराएं इसमें आती हैं। पहली आती है प्राविद्या और एक आती है अप्राविद्या। सुना है, किसने सुना है, हैंड रेज करो इन दोनों के बारे में। किसी ने नहीं सुना? हाँ जी पूनम। आचार्य जी, मांडुक्य उपनिषद में सुना था पराविद्या और अपराविद्या। हाँ बताइए क्या होती है ये?
जी, पराविद्या में तो वेद वेदांग और ये सब आएगा, और अपराविद्या में ओम के बारे में बताया गया है जी। ठीक है। ओम के बारे में क्या बताया गया है? जैसे ओम की 3 मात्राएं और उनसे रिलेटेड बताया है जी, जैसे अकार उकार और मकार, और जो चतुर्थ है जो अर्ध मात्रा है। ठीक है। हाँ, इतना पार्ट आपका ठीक है। केशव। सर भगवत गीता में भी आया है इसका चर्चा, परा विद्या और अपरा, कि मतलब सर जैसे जो ये पंच भौतिक चीजें होती हैं, मतलब आसपास की जो चीजें हैं, मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो हम्म। वो हो गई सर अपरा विद्या। वो परा हम्म। विद्या सर जो हमारी पहुंच से परे है, जैसे ब्रह्म हो गया, मतलब आध्यात्मिकता, समझ सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है। तो दोनों ही चीजें हैं जो रेलिवेंट है यहाँ के लिए, वो है जो केशव ने बताई है कि पराविद्या होती है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेके जाती है। ठीक है। मतलब किसी चीज के परे आपको लेके जाती है। इस संसार के परे जो आपको लेके जाएगी वो पराविद्या है। और जो इस संसार में ही रखेगी या फिर जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका ज्ञान आपको देती है, यानी कि लोक का ज्ञान, इस संसार का ज्ञान आपको जो दे, वो है अपराविद्या। ठीक है। और सही उच्चारण और समग्र विकास पर इसमें जोर दिया जाता है। अगर आपका उच्चारण सही है, चाहे आप कोई मंत्र बोल रहे हैं या फिर कुछ भी किसी भी चीज का उच्चारण आप कर रहे हैं, तो अगर उसका सही उच्चारण आप करते हैं तभी उसका जो है फायदा होता है। उच्चारण अगर गलत हो जाता है तो उसका फायदा नहीं मिलता है। कि जैसे कि जितने भी मंत्र हैं, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, तो अगर इनका उच्चारण आप सही से करेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, इससे होगा, लेकिन उच्चारण करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उच्चारण में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका गोल्स एंड नॉलेज स्ट्रीम्स। इसके बाद आता है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, कि जो भी प्रैक्टिस चलती हैं शिक्षा में वैदिक काल के दौरान, वो कौन सी चलती थी। तो थोड़ा सा आप इमेजिनेशन भी कर सकते हो अपनी, अगर किसी ने ये पुराने टॉपिक्स पे जो भी सीरियल बने हैं वो देखे हैं, तो कैसे कि गुरुकुल होता था एक, ठीक है, कहीं दूर, जो भी राज्य था उससे दूर वो गुरुकुल होता था, राज्य की सीमा के बाहर, या फिर मतलब जो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर लोग रहते थे उससे बाहर वो होता था, बिल्कुल एकांत में। वहां पर जो शिष्य हैं वो जाते थे गुरु के पास, और वहीं पर रहकर सारी शिक्षा को ग्रहण करते थे। ठीक है, ये एक आउटलुक आप अपने दिमाग में रखना कि ऐसे ऐसे वो सिस्टम चलता था। यानी कि पहले क्या था, आवासीय प्रणाली थी। ऐसा नहीं कि डे स्कॉलर टाइप में, कि घर से डेली आ गए डेली चले गए, वो सिस्टम उस टाइम पे नहीं था। वहीं पर रहना पड़ता था। अगर गुरु से कुछ सीखना है तो गुरु के समीप रहना पड़ता है। ठीक है। और जब एक दूसरे के साथ में रहते हैं गुरु और शिष्य, तो उनके में आध्यात्मिक जो एक रिलेशन है वो बन जाता है। और होता क्या है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी शिष्य गया गुरु के पास, तो गुरु सिलेक्ट कैसे करते थे छात्रों को? आया है किसी यूनिट में, या फिर आचार्य जी ने बताया हो किसी लेक्चर में आपको? बताइए जल्दी। अगर गुरु के पास कोई भी शिष्य गया है शिक्षा के ग्रहण के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए शिक्षार्थ अगर गया है, तो गुरु कैसे सिलेक्ट करता था कि मैं किस शिष्य को अपने पास रखूं और किस शिष्य को मना कर दूं? हाँ जी केशव। सर गलती से हो गया था, ये नेटवर्क प्रॉब्लम थी ना उसमें। ठीक है। ठीक है। तो मेन बात थी, वहां पर कोई एंट्रेंस टेस्ट तो होता नहीं था। हाँ जी ज्योति। गुरु वैसे पहचान लेते थे शिष्य को कि ये शिक्षा प्राप्त करने के लायक है भी नहीं, मतलब उसकी हाव भाव से पहचान लेते थे। हाँ, और कुछ उससे। मतलब लायक नहीं, आप थोड़ा सा इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो वास्तव में शिक्षार्थ आया है कि नहीं आया। ठीक है, या फिर उसके पीछे का उद्देश्य कोई और है। तो जी। जब गुरु शिष्य को प्रवेश के लिए अनुमति दे देते थे गुरुकुल में, तो उसके बाद उनकी जो शिक्षा है वो प्रारंभ होने से पहले एक संस्कार किया जाता था, जिसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। ठीक है, दीक्षा संस्कार भी जिसको बोलते हैं। ठीक है।
टोटल संस्कार कितने होते हैं? हाँ जी केशव। 16 होते हैं। हाँ सर 16 होते हैं। कुछ कुछ सर अलग भी मतलब ज्यादा भी बताए हैं, पर सर जो मेन महर्षि दयानंद जी ने जो बताए हैं वो 16 है, मतलब 16 है। मेन 16 है। ठीक है। ठीक है जी। तो इसमें से एक संस्कार है उपनयन संस्कार। नयन का मतलब होता है नेत्र, आंखें। उपनयन, इसके आगे उपसर्ग लगा दिया गया है, उप। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया कि जो भी अभी तक आपकी दृष्टि थी, आप चीजों को जैसे देखते थे, तो उस दृष्टिकोण को आपका चेंज करना, कि चीजों को आप जैसी हैं या फिर जैसी एक सामान्य व्यक्ति को दिखाई देती हैं वैसी ना देख के, उनके पीछे का जो गूढ़ रहस्य होता है वो आपको दिखाई दे, तो वो उस शिक्षा का क्या होता था, उद्देश्य होता था। इसीलिए इस संस्कार का नाम उपनयन संस्कार दिया गया है। और जो इसकी आयु थी वो 8 से 12 वर्ष थी। ठीक है। विद्यारंभ उसकी बताई है कि 5 वर्ष की आयु में उसकी विद्यारंभ हो जाती है। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी शिष्य थे वहां पर, पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते थे वो वहां पर। ठीक है। और यही भी एक सबसे मेन रीजन था कि उनकी जो मेमोरी पावर थी वो बहुत अच्छी होती थी शिष्य की, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे जब तक उनकी शिक्षा चलती थी, या फिर जब तक वो गुरुकुल में है। ठीक है। आजकल वो चीज नहीं है। ठीक है। प्रैक्टिकल बात तो यही है, सच्चाई भी यही है। तो इसलिए मेमोरी पावर भी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ब्रह्मचर्य अनिवार्य था, और जो शिष्य थे वो अपने गुरु की सेवा करते थे। और क्या उनसे पैसे लिए जाते थे गुरुकुल में? हाँ जी ज्योति। नहीं। नहीं लिए जाते थे। नहीं लिए गु, जाते थे। गुरुकुल में जो भी शिक्षा होती थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। तो शिक्षा मुफ्त थी, संगोष्ठियां और चर्चाओं और वाद विवाद के साथ वो होती थी। तो ये हो गया है आपका थोड़ा सा इंट्रो। इसके बाद अगला आता है वैदिक एजुकेशन और इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक जो है, यहाँ से कोई एक दो क्वेश्चन बनता है अभी तक जितना हमने किया है, लेकिन ये बेस है, अगर ये समझ लिया तो आगे वाला बिल्कुल आसान है। ठीक है। तो वैदिक शिक्षा क्या है? प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में ही की जाती थी। ऐसा नहीं है कि पहले प्ले स्कूल होते थे कि 2 ढाई साल का बच्चा हुआ, 3 साल का हुआ, प्ले स्कूल में भेज दिया, क्योंकि माता पिता को भी जॉब करनी है, तो कितने साल उसको संभालेंगे अब। ठीक है। तो अपनी एक तरह से जिम्मेदारी हम टालते हैं इन प्ले स्कूल में भेज के, कि जब मैं ड्यूटी से आऊं तो बच्चे को साथ लेके आए। ठीक है। अकेले क्या करेगा बच्चा, मैंने तो जॉब करनी है। तो इसलिए पहले क्या कंसेप्ट था कि 5 साल के बाद ही गुरुकुल में भेजा जाता था बच्चे को, और 5 साल तक क्या है, परिवारों में ही उसका प्रारंभिक जो अध्ययन होता था वो स्टार्ट हो जाता था। उच्च शिक्षा गुरुकुलों में होती थी, प्राथमिक शिक्षा परिवार में, घर में। ये ध्यान रखनी है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। कि प्रारंभिक प्राथमिक जो शिक्षा होगी वैदिक काल में, वो कहाँ पर होगी? परिवार में, गुरुकुल में, या फिर स्कूल में, या फिर किसी पाठशाला में? ये ऑप्शन आपको दे देगा। तो परिवार में होगी प्राथमिक शिक्षा। उच्च शिक्षा गुरुकुल में। प्रवेश औपचारिक समारोह इसके लिए होता था उपनयन या फिर दीक्षा से, जिसमें छात्र अपने प्राकृतिक जो माता पिता हैं उनके घर को छोड़कर गुरु के पास रहने के लिए चला जाता था। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? स्वयं की पूर्ण प्राप्ति, की आत्म साक्षात्कार, जो हमने ऊपर किया था अभी, कि सेल्फ रियलाइजेशन, और आत्मा की स्वतंत्रता यानी मुक्ति या मोक्ष। ठीक है। अल्टीमेट किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने का या फिर हमारे बार बार जन्म लेने का मकसद है क्या? अल्टीमेट हमारा मोक्ष ही है। अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ भी एफर्ट्स हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर बार बार ये जीवन चक्र जो है ऐसे ही चलता रहेगा। इसका उद्देश्य विभिन्न जातियों को उनके जीवन जीने के विभिन्न तरीकों और आजीविका कमाने के लिए तैयार करना था। ठीक है। कि जो भी पहले क्या था, पहले ऐसे तो था नहीं कि बड़ी बड़ी एमएनसीज थी और प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब ऐसे चलती थी। ठीक है। पहले ऐसा तो था नहीं। तो पहले क्या था कि जो भी अलग अलग जातियों के लोग गुरुकुल में जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उनको जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता था कि आप कैसे अपने जीवन
का जो स्तर है उसको अच्छा कर सकते हैं, और उस समय पर कैसे आजीविका चला सकते हैं, अपनी कैसे कमाई कर सकते हैं। यह केवल बौद्धिक नहीं था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चीजों को रटवा दिया, कि जैसे अभी आप यूजीसी के पेपर के लिए मान लो कि चीजों को रटते हो, याद करते हो, ठीक है, चाहे मतलब समझ में आए या ना आए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि कोई एग्जाम भी नहीं देना था उनको, ना कोई कम्पिटिटिव एग्जाम था कि कोई सर्टिफिकेट बाद में मिलेगा। ठीक है, तो ये केवल बौद्धिक नहीं था, बल्कि नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक भी था, कि नैतिक शिक्षा भी उनको दी जाएगी, आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाएगी और धार्मिक शिक्षा भी दी जाएगी। तो ये था वैदिक एजुकेशन। और इसमें पहला आता है गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल की क्या व्यवस्था थी? तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, सभी कुछ आपको पता है, बस उनको शब्द यहाँ पर इस पीपीटी में दे दिए गए हैं। कि गुरुकुल एक ऐसा विद्यालय था जहाँ छात्र अपने गुरुओं के साथ रहते थे और उनके मार्गदर्शन में शिक्षा, नैतिक मूल्य और जीवन कौशल प्राप्त करते थे। ठीक है, सीखने की यह प्रक्रिया भारत में शुरुआती समय से ही प्रचलित रही है, यानी कि गुरुकुल जो व्यवस्था थी, ये प्राचीन समय में हमारी यही चलती थी। इस शिक्षा का उद्देश्य क्या था? यही उद्देश्य थे जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, कि जो भी छात्र हैं, जो भी शिष्य हैं, उनका शारीरिक विकास भी हो, क्योंकि उनसे फिजिकल एक्सरसाइज भी करवाई जाती थी। आजकल तो हम जिम में अलग से जाते हैं, स्कूल में अलग से जाते हैं, ट्यूशन पे अलग से जाते हैं, और घर में माता पिता अलग से पढ़ाई करवाते हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। एक गुरुकुल में चले गए, वहीं पर उनके लिए एक्सरसाइज करने के लिए भी था, यानी कि शारीरिक विकास भी अपना कर सकते हैं वो। ठीक है, एक जैसे कि आजकल अखाड़े बनते हैं, वैसा वहां पर होता था पहले से ही सिस्टम। ठीक है, योग भी वो करते थे कि जिससे उनका शारीरिक विकास हो सके। उनको उनसे काम भी करवाए जाते थे सारे गुरुकुल के, कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, ठीक है, कोई जो बर्तन है वो साफ कर रहा है, कोई लकड़ी काट के लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे उनसे करवाए जाते थे। तो इस लेकिन इसका फायदा क्या होता था? कि उनमें क्या है, मोरालिटी, नैतिकता उनमें डेवलप हो जाती थी सभी में, और कोई भी काम को छोटा बड़ा वो नहीं समझते थे। आपने अगर रामायण महाभारत का सीरियल देखा है, तो कोई भी चाहे कितना बड़ा राजा है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, अगर वो धर्म पे है तो वो किसी भी काम को करने में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो संकोच नहीं करता था। जो उसके सामने आ गया काम कर दिया। ठीक है, तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है, कि शारीरिक, नैतिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ध्यान और कंसंट्रेशन के लिए योग पर आधारित, योग पर ज्यादा जोर दिया जाता था। ठीक है, और शिक्षा निशुल्क थी, ये हमने पढ़ लिया है। और उनको इस तरीके से तैयार किया जाता था कि जैसे मान लिया श्री राम है, और जितने भी पांडव थे या फिर जो भी हैं, उन्होंने सब में गुरुकुल में शिक्षा ली है उन्होंने। ठीक है, उनको इस तरह से तैयार किया गया गुरुकुल में कि उनका जीवन क्या हो, अनुकरणीय हो। मतलब जैसे कि हम आजकल अगर कोई ज्यादा ही प्रभावित है, या फिर जिसने उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, सीख लिया है, तो उनके जीवन को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। या फिर जैसे कि आजकल देख लो, नए नए बच्चे जो हैं, वो जो भी एक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन हैं, इनको अपना आइडियल मान लेते हैं और इनके जीवन को फॉलो करने लग गए हैं। ठीक है, लेकिन पहले हमारे आदर्श क्या थे? जो गुरुकुल में स्टूडेंट्स जो पढ़ के आते हैं, वो हमारे आदर्श होते थे, कि वो अपने जीवन जीने के तरीके से लोगों को प्रेरित करते थे कि आपको ऐसे जीना है। ठीक है, या फिर उनको फॉलो लोग करते थे वहां पे। अब हमारा टॉपिक यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कि जो प्राचीन विचारक थे वो कौन से थे, और क्या क्या उनका योगदान था। ये की दो दो लाइन में हम पढ़ेंगे, एंशियंट थिंकर्स। जिसमें से पहला आता है वो है पाणिनि। पाणिनि ने किसकी रचना की है? एक एक हैंड रेज करेगा, बिना हैंड रेज किए नहीं बोलेंगे। केशव। अष्टाध्यायी व्याकरण में। व्याकरण। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन यही है इसकी, कि संस्कृत व्याकरणविद थे ये, जिन्होंने ध्वन्यात्मकता, ध्वनि विज्ञान और आकृति विज्ञान का एक व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी इनकी ही रचना है। संस्कृत भारतीय हिंदुओं की शास्त्रीय साहित्यिक भाषा थी, और पाणिनि को इस भाषा और साहित्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो इनको क्या माना जाता है? फाउंडर ऑफ द लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो ये दो पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं आपको। भाषा और साहित्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो पाणिनि को माना जाता है। ठीक है, अगले आते हैं भर्तृहरि। तो इनका किसको पता है?
संतों का परिचय पढ़ के आए होगे आप। हाँ जी ज्योति। योग दर्शन। नहीं। भर्तहरि योग दर्शन। पूनम। आचार्य जी, ये वैसे तो व्याकरण वेद है और इन्होंने भाषण सिद्धांत दिया था, लेकिन जो हम योग सूत्र में या वैसे भी जो मंत्र बोलते हैं ना, योगेन चित्तस्य हम्म। वाक्य पदीय में से इन मतलब वाक्य पदीय में रचना की है जी उन्होंने उसकी। ठीक है। ठीक है, मतलब इसने क्या किया है। पहली चीज तो यही है कि व्याकरणविद थे, व्याकरण के जानकार थे। ठीक है। जो हाईलाइट किया गया है वही आपको इसमें से मेन पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है। हाईलाइट किया गया है इसका मतलब ये है कि या तो वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, या फिर आगे आने की संभावना। ठीक है, दोनों चीजें। तो ये जो हाईलाइट किए गए हैं ये जरूर ध्यान रखने हैं। तो व्याकरणविद थे। और दूसरा क्या था, इन्होंने व्याकरण तर्क और शब्दार्थ के बीच जो उनका रिलेशन है आपस में, उसको पूरी तरीके से उजागर किया है या फिर बताया है। ठीक है, स्पीच थ्योरी इन्होंने दी है, भाषण सिद्धांत। फिर अगले आते हैं हमारे महर्षि कपिल। तो कपिल ने क्या दिया है कि वैदिक धर्म के ये प्रबल समर्थक थे। हाँ जी केशव। सांख्य के वो सांख्य सूत्र की रचना करी थी। हाँ जी। ठीक है, सांख्य दर्शन की रचना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो 6 दर्शन है आपके, ठीक है, 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक हैं, तो उनका आपको पता होना चाहिए कि उनके संस्थापक कौन है, कि किसने उन दर्शनों का प्रतिपादन किया। सार्वभौमिक विषयों की अवधारणा पर ये जोर देते हैं। 2 पॉइंट्स हैं इसमें, वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे और सांख्य दर्शन इनकी रचना है। फिर अगला आता है हमारा महर्षि पतंजलि। पतंजलि का क्या योगदान है भाई वैदिक शिक्षा में। हाँ जी ज्योति। योग दर्शन दिए सर इन्होंने। योग दर्शन। योग सूत्र। योग दर्शन किसने दिया। सर योग दर्शन कोई वो उसी को ही बोलते हैं सर, योग सूत्र। पक्की बात है। गुरुजी मेरे आज पता नहीं क्या हुआ पड़ा है, जवाब ही कुछ और दे रही हूँ मैं। व्यास की। व्यास हाँ जी जी। ने, जी जी व्यास जी ने दिए। केशव। योग सूत्र की रचना तो महर्षि पतंजलि ने की थी, और दर्शन जो था इसके ऊपर जो भाष्य लिखा था तो वो महर्षि व्यास जी थे। ठीक है, एक तो योग सूत्र हो गया महर्षि पतंजलि का, और क्या दिया है इन्होंने। और इन्होंने इनके अलग अलग नाम से जाना जाते हैं ये, जैसे योग योग में महर्षि पतंजलि, और वैसे चरक आयुर्वेद में चरक, और वैसे पाणिनि व्याकरण हम्म। में पाणिनि। ठीक है। तो अगर 10th यूनिट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी है इसमें, कि योग सूत्र तो दिया ही दिया है इन्होंने, और एक चीज और दी है, महाभाष्य। ठीक है। तो इन दो के लिए इनका नाम ज्यादा आता है। व्याकरणविद थे ये। व्याकरणविद बोलने के पीछे अब दोनों चीजें हैं। ये कुछ चीजें हैं जो इनकी व्याकरणविद होने का समर्थन करती हैं, और कुछ चीजें जो इन्होंने बोली हैं तो उससे इनकी जो बोली हुई बातों का खंडन भी होता है कि ये व्याकरणविद वास्तव में थे कि नहीं थे। ठीक है, लेकिन मेन दो आपको 2 वर्ड ही याद रखने हैं इसमें, कि योग सूत्र दिया इन्होंने और महाभाष्य दिया। फिर अगला आता है इसमें ऋषि गौतम। तो इन्होंने क्या दिया है केशव। ये न्याय दर्शन के मतलब न्याय सूत्र के रचनाकार थे, इन्होंने न्याय सूत्र दिया। ठीक है, और कुछ भी दिया है इन्होंने। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। पूनम। धर्म सूत्र भी इन्होंने ही दिया है आचार्य जी। हाँ जी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ही आपको ध्यान रखने हैं, धर्मसूत्र और न्याय सूत्र। ये ऋषि गौतम ने दिया। तो कई ग्रंथ लिखे इन्होंने। धर्मसूत्र सबसे लोकप्रिय इनकी रचना रही है, और दूसरे नंबर पर आती है न्याय सूत्र। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर इसके बाद आता है भरत मुनि। इसके बारे में क्या जानते हैं। हाँ जी पूनम।
आचार्य जी, इन्होंने न्याय शास्त्र और रस सिद्धांत दिया है जी। भरत मुनि ने? जी आचार्य जी। पक्की बात है? वो तो आप ही बताएंगे आचार्य जी, पक्का है या नहीं है। ठीक है, रस मेरे सिद्धांत तो इन्होंने ध्यान दिया में है। यही ठीक है। है, हाँ, रस थ्योरी इसने दी है। और जो हम बात करते हैं भरतनाट्यम की, तो नाट्य शास्त्र की जो रचना है वो भी इन्होंने ही की है। भरत प्राचीन भारत के एक मुनि थे। उन्हें पारंपरिक रूप से प्रभावशाली प्रदर्शन कला, नाट्य शास्त्र और रस सिद्धांत के लेखक होने का श्रेय दिया जाता है। तो ये रस सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको तो याद रखना। हाँ जी सौरभ। रस सिद्धांत में सर क्या आएगा मतलब? इसमें रस के बारे में बात की जाएगी। रस क्या होता मतलब है रस? जो भी लिक्विड। नॉट लिक्विड। क्या मतलब है रस का? जल्दी से हैंड रेज करो जिसको पता है। पूनम। बताने का प्रयास करूंगी आचार्य जी। जैसे 9 रस बताए हैं जी इन्होंने, हम्म। जिसमें श्रृंगार रस और वात्सल्य रस। ठीक है, और? बाकी तो ध्यान नहीं आ रहे जी। ठीक, और किसने हैंड रेज किया था? सुभाष। सर मैं भी गेस सर कर रहा हूँ, रस मतलब आनंद। ठीक भाव है, सर, भाव भाव से समझा जा सकता है इसको। देखते हैं, विचार लेते हैं पहले। केशव। तो नाट्य शास्त्र के अंदर ही रस बताए हैं, जैसे कुछ जैसे इन्होंने बताया था श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण मतलब करुणा रस, इस तरीके से। लेकिन ये तो बात कर रहे हैं हम रस सिद्धांत की। ठीक है, जो आयुर्वेद में रस बोला जाता है वो बोला जाता है मरकरी को, पारद को। ठीक है, और रस शास्त्र एक पूरा क्या है, अलग विषय है। और ऐसा बोला जाता था कि पारद के टोटल 18 संस्कार होते हैं। अगर किसी ने वो 18 के 18 पारद के संस्कार सिद्ध कर लेता है कोई, तो वो जिस चीज को भी हाथ लगाएगा, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि वो इंसान ऐसा है या फिर उसका लक ऐसा चल रहा है कि जिस हाथ को लगा, जिस चीज को भी वो छूता है वो चीज सोना हो जाती है। ठीक है, तो ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी। ये पहले पारद के 18 संस्कारों के बारे में ये बात की जाती थी कि जो पारद के 18 जो संस्कार हैं उनको कर लेता है, तो वो जिस चीज को भी छुएगा तो वो सोने की हो जाएगी। ठीक है, जी सर। तो भरत मुनि के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आते हैं कणाद, आचार्य कणाद। तो इन्होंने क्या दिया है केशव? वैशेषिक सूत्र की रचना की है। वैसे से की, ठीक है। इनका दूसरा नाम क्या है? तो महर्षि कश्यप के नाम पे भी इनको जाना जाता है। ठीक है? एक प्राचीन भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक और दार्शनिक थे, जिन्होंने जॉन डाल्टन की खोज से 2500 साल पहले जो एटम थ्योरी थी, परमाणुओं का सिद्धांत था, वो तैयार कर दिया था। ठीक है, जो एटम थ्योरी है उनका जो आजकल श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है जॉन डाल्टन को, लेकिन उनकी खोज से पहले, उनकी डिस्कवरी से पहले, लगभग 2500 साल पहले आचार्य कणाद ने परमाणुओं का सिद्धांत तैयार कर दिया था। ठीक है, तो उन्होंने भारतीय दर्शन के वैशेषिक स्कूल की स्थापना की, यानी कि वैशेषिक सूत्र इन्होंने दिया, जो प्रारंभिक भारतीय भौतिकी का प्रतीक था। ये भौतिकी क्या होती है? फिजिक्स, कि जो इंडियन फिजिक्स है, तो उसमें क्या दिया इन्होंने? वैशेषिक स्कूल रिप्रेजेंट करता है उसको। तो कणाद का हो गया। अब आते हैं जीवक। जीवक के बारे में सुना है? किसी ने नहीं सुना? हाँ जी पूनम। आचार्य जी, वो है ना जो
रामायण महाभारत देखा करो, जो पुराने वाले सीरियल्स हैं, ठीक है। तो जीवक चरक क्या थे? चरक से। हाँ कोई नहीं, मैं बताता हूँ इसका। जीवक जो थे वो क्या थे, एक वैद्य मान सकते हो इनको, ऋषि से ज्यादा एक वैद्य। इन्होंने क्या किया था कि जो आजकल सर्जरी होती है, या फिर कोई चोट लग गई युद्ध के दौरान, युद्ध बहुत होते थे वहां पर, तो कोई चोट लग गई, तो उन घाव को भरने के लिए जो भी जड़ी बूटियां हैं उनसे कैसे उस घाव को जल्दी भरा जा सकता है, तो वो इन्होंने बताया है, जीवक ने। और अगर आंतों में कोई चीज अटक जाए, कि जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, हाँ, शल्य चिकित्सा का सिद्धांत दिया है जीवक ने। तो आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाए तो उनकी सर्जरी का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है, जीवक ने। तो जीवक के योगदान में आंतों की रुकावट की पेट की सर्जरी और घाव भरने के लिए हर्बल इलाज का इस्तेमाल शामिल है। वह अपनी अद्भुत अवलोकन और अंतर्ज्ञान की शक्ति के लिए माने जाते थे। हाँ जी सौरभ। सर शल्य चिकित्सा तो उन्होंने दी है ना, सुश्रुत ने। हाँ उन्होंने दी है। उनसे पहले भी ये थे हाँ कैसे? ठीक है। हाँ इन्होंने बस, आप मान सकते हो कि इन दो तीन चीजों पे ही काम किया है, जो पूरा विस्तृत डिटेल में कि सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाएं, वो काम किया है आचार्य सुश्रुत ने। लेकिन इन्होंने बस ये दो ही चीजों में बताई, ठीक है। अच्छा, हम्म। ठीक है। तो ये थे जीवक। इसके बाद आते हैं आचार्य चरक। इसका आप सभी को पता ही है कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनका बहुत नाम है। चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ इन्होंने लिखा है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं सुश्रुत, जो सर्जरी में इनका नाम है। तो शल्य चिकित्सा इनके में आ जाती है। गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। जो सर्जिकल प्रक्रियाएं हैं उनका आविष्कार और विकास करने के लिए आज उन्हें भारतीय चिकित्सा के जनक और प्लास्टिक सर्जरी के जनक भी इनको बोला जाता है, ठीक है। इसमें से लगभग चीजें आपको याद ही होंगी पहले से। इसके बाद आते हैं जैमिनी। जैमिनी ने किस चीज की रचना की है, क्या इनकी रचना है? हाँ जी केशव। मीमांसा सूत्र की रचना की है। मीमांसा सूत्र, ठीक है। तो जैमिनी अपने महान ग्रंथ पूर्व मीमांसा सूत्र के लिए जाने जाते हैं, जो एक प्रणाली है जो वैदिक ग्रंथों में अनुष्ठानों की जांच करता है, ठीक है। जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी वैदिक ग्रंथ में रिचुअल्स लिखे गए हैं कि ऐसी परंपराएं पहले होती थी, ये धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, तो उनकी पूरी की पूरी डिटेल मीमांसा सूत्र में जैमिनी ने लिखी। तो इसमें दो चीजें आती हैं, सुल्व और ग्राह्य सूत्र। सुल्व सूत्र और ग्राह्य सूत्र क्या है, ये सुना है पहले? किसने सुना है वो एंड्रेज कर लो। किसी ने नहीं? इस शब्द से क्या समझते हैं? सूत्र भूल जाओ थोड़ा सा। इस शब्द से, ग्राह्य से क्या समझोगे? सौरभ। सर ग्रह मतलब ग्रह, घर, ग्रहण घर नहीं? घर घर, घर। ठीक है। हाँ यही रहो, प्लेनेट में मत पहुंचना, घर तक ही रहो, ठीक है। और सुल्व से आप एक, इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से बोल बोल सकते हो आप, सोल्व, ठीक है। सोल्व किसको हम करते हैं? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को करते हैं। मैथमेटिक्स क्या है? एक तरह से ज्योमेट्री। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि सोल्व सूत्र का संबंध किससे है, तो ज्योमेट्री से है। और ग्राह्य सूत्र का किससे है? घरेलू ज्ञान से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखना है। सोल्व, सोल्व करना, ज्योमेट्री को आप सोल्व करोगे, ग्राह्य यानी घर से संबंधित, तो घरेलू ज्ञान ग्राह्य सूत्र में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके एंशियंट थिंकर्स यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो पहले यहाँ तक पूछ लो। हाँ जी सौरभ। सर मेरा डाउट थोड़ा सा जनरल है, मतलब है इसी से संबंधित।
मुझे ये पूछना है कि सर, जैसे कि जो ये गुरुकुल पद्धति है, जैसे कि वहां जाके रह रहा है मतलब बच्चा, और वो पढ़ रहा है और फ्री में शिक्षा दी जा रही है। सर कुछ